Good afternoon, students. Today we are going to discuss the last topic of this chapter, that is barriers to effective communication, and the chapter is directing. This is the most important topic of this chapter, that is barrier to effective communication. Firstly, we are going to discuss the meaning of barrier. What is the barrier? Barrier is the noise, hurdle in communication process. Barrier makes ineffective our communication process. Barrier is the problem, hindrance. Now, there are four types of barriers to effective communication. First is semantic barrier, second is physiological barrier, third is organizational barrier, and fourth is personal barrier. Now, one by one we are going to discuss all these barriers. Firstly, there is semantic barrier. Semantic barrier is one of the most noisy, one of the most ineffective barrier that make our communication process ineffective. So, what is the concept of semantic barrier? Those barriers which are concerned with problems and obstructions in the process of encoding and decoding of message into word. These barrier is related to encoding and decoding of word. The main reason of this barrier is wrong sequence of word, civil word, wrong choice of word. These all are the reasons of semantic barriers. Sometimes there is same sentence or same word can be understood by different person in the organization, because understanding level of employees may be different. For example, बेटा जैसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा कि इस बार हमें अपना बजट इंक्रीज़ करना है, बजट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बजट हमें इंक्रीज़ करना है। तो बेटा ये मैसेज था, लेकिन इस मैसेज को जो हमारी मैनेजरियल पोस्ट के एम्प्लॉय है वो इस सेंस में लेंगे कि इस बार प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमें जो मशीनरी है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव परचेज़ करनी है, और एम्प्लॉयज़ का सेंस क्या हुआ इस मैसेज को लेने का कि इस बार हमारी सैलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। सेम सेंटेंस था, लेकिन जो मैनेजरियल लेवल है उनका इसको जो वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो डिफरेंट है, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। इसलिए हमने यहाँ पे कहा ना कि सेम वर्ड और जो सेंटेंस है उसको डिफरेंट पर्सन्स डिफरेंट वे से समझते हैं। अब जो हमारा सिमेंटिक बैरियर है, सबसे फर्स्ट इसमें बेटा हम डिफरेंट टाइप्स के बैरियर्स को, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। बैडली एक्सप्रेस मैसेज, दैट मीन्स जो मैसेज हमने एक्सप्रेस किया है वो बैड वे से किया है। दैट मीन्स जो हमारा उसमें चॉइस ऑफ वर्ड था वो सही नहीं था, या हमारा सीक्वेंस सही नहीं था, या जो हमने वर्ड्स यूज़ किए हैं वो सही नहीं थे। अब बेटा इसको हम एग्जांपल की हेल्प से करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे बैडली एक्सप्रेस मैसेज का एग्जांपल हम देख रहे हैं। इसमें फॉर एग्जांपल जो हमारे सुपीरियर है, सुपीरियर ने अपने सबऑर्डिनेट से कहा कि मुझे इस पीसी का पासवर्ड बताओ। तो उसके जो सबऑर्डिनेट्स है उसने कहा कि आई कांट टेल द पासवर्ड। तो सुपीरियर को एकदम भड़क गया कि मेरा सबऑर्डिनेट मुझे ऐसे कह रहा है कि आई कैन टेल द पासवर्ड। तो उसने कहा, फिर से उसका ईगो हर्ट हो गया, तो उसने कहा मुझे इसका पीसी का पासवर्ड बताओ। तो उसने कहा कि सर द पासवर्ड इज़ आई कांट टेल यू पासवर्ड। तो उसको देखिए, पहले भी उसने पासवर्ड ही कहा, इसमें सबऑर्डिनेट भी अपनी जगह सही है और सुपीरियर भी सही है, क्योंकि सुपीरियर ने कहा मुझे पासवर्ड बताओ, तो उसने कहा आई कांट टेल यू। बट जब उसको ये लगा कि मेरा ईगो हर्ट हो गया, तो उसने कहा कि पासवर्ड क्या है, तो फिर उसने कहा द पासवर्ड इज़ आई कांट टेल यू। यहाँ पे सबऑर्डिनेट भी सही है, उसने पहले पूछा पासवर्ड तो उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया। और इस तरह से ये जो बैडली एक्सप्रेस मैसेज है यही है कि उसने मैसेज को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया। सेकेंड है सिम्बल्स और वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग। सिम्बल्स और वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग। अब बेटा ये जो है देखिए, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कुछ सिम्बल्स और वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। हर किसी का जो वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो अलग अलग है। अभी हमने सिमेंटिक बैरियर में सबसे पहले यही पढ़ा कि एक वर्ड, एक सेंटेंस को जितने भी एम्प्लॉयज़ है डिफरेंट एम्प्लॉय डिफरेंट वे से अंडरस्टूड करते हैं, क्योंकि उनका जो लेवल है वो सबका क्या है, डिफरेंट है। तो अब यहाँ पे क्या है कि सिंबल और वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बुक, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ योर सेंटेंसेस। अब
जैसे हमने लिखा कहा कि राइट, WRITE राइट होता है और एक RIGHT राइट। तो यहाँ पर इस तरह से वर्ड्स जो होते हैं इसमें क्या होता है कि इनके मीनिंग क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो कभी कभी इसकी वजह से भी हमने कहा ना कि एनकोडिंग और डिकोडिंग, अब इसको हो सकता है कि एनकोडिंग और डिकोडिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाए। हमने कहा राइट, तो किसी ने उसको राइट ले लिया, राइट के भी दो सेंस हैं, तो इस तरह से हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो ये होता है कि जैसे बेटा फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स को हमने कहा कि आप BST का प्रोजेक्ट बनाइए, बच्चे ने खूब 10 दिन तक खूब एफर्ट्स किए और BST का प्रोजेक्ट बनाया और उसके बाद टीचर के सामने रिप्रेजेंट किया। तो टीचर ने कहा कि बच्चे ने पूछा कैसा है, तो टीचर ने कहा नॉट बैड। अब बच्चे को क्या, देखिए बेटा, अब नॉट बैड का अगर हम अपने इंडियन कल्चर में बात करें तो नॉट बैड का जो मीनिंग होता है वो होता है कि नाइदर गुड और नॉट बैड, मतलब ना बहुत अच्छा ना बहुत ख़राब। लेकिन ब्रिटिश कल्चर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे नॉट बैड का मतलब होता है ऑसम, आउटस्टैंडिंग, एकदम A1 सुपर्ब, ये होता है। तो बट यहाँ पर क्या हुआ कि टीचर ने कहा नॉट बैड, बट स्टूडेंट को क्या लगा कि मैंने इतनी मेहनत की और टीचर ने सिर्फ क्या कहा नॉट बैड, बट टीचर का जो कहने का सेंस था वो था कि एक्सीलेंट, ऑसम, ठीक है ना। तो ये होता है कि एक ही सिंबल और वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स भी होते हैं, इसकी वजह से भी बैरियर क्रिएट होता है। थर्ड वन इज़ फॉल्टी ट्रांसलेशन। बेटा ट्रांसलेशन यानी कि ट्रांसलेट करने में केयरलेस होना, मतलब कि ट्रांसलेट प्रॉपर वे से नहीं होना। होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में जब एक ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस को रन करती है तो वहाँ पे उनकी बहुत सारी कंपनीज़ में डील होती है, जहाँ पर ऐसे है फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर एक इंडियन है और दूसरा जर्मन है। अब उन दोनों को, अब इंडियन वाले को जर्मन लैंग्वेज नहीं आएगी, जर्मन को इंडियन लैंग्वेज नहीं आएगी, हिंदी लैंग्वेज नहीं आएगी, तो उन्होंने क्या किया, एक ट्रांसलेटर को अपॉइंट किया। और ट्रांसलेटर जो है वो दोनों लैंग्वेज में परफेक्शन होनी चाहिए। अगर उसने थोड़ा सा भी केयरलेस कर दिया कन्वर्ट करने में तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बैरियर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इसमें क्या है हमारा, जैसे अब उसने क्या किया, जो जर्मन जो ट्रांसलेटर था उसने थोड़ा सा, उसको कुछ चीज़ नहीं समझ में आई लेकिन उसको ऐसे ही एज इट इज़ उसने ट्रांसलेट कर दिया। इसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जो ट्रांसलेटर है वो प्रॉपर दोनों लैंग्वेज को जानना होना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी केयरलेसनेस हो गई तो उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अनक्लैरिफाइड एजम्पशन। अब अनक्लैरिफाइड एजम्पशन बेटा क्या होता है कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे सुपीरियर ने हमें ऑर्डर दिया और हमने उससे क्लियर नहीं किया और उसको अपने आप ही एज्यूम करना शुरू कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा, जैसे सुपीरियर ने कहा कि टेक केयर ऑफ गुड्स, सुपीरियर ने हमें क्या कहा, टेक केयर ऑफ गुड्स। तो हमने क्या किया कि उसने जो सुपीरियर का जो सेंस था वो कहने का मतलब ये था कि टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ गुड्स, बट जो सबऑर्डिनेट है उसको क्या लगा कि टू कीप द गुड्स सेफली इन गोडाउन। अब क्लियर तो किया नहीं उसने ये एज्यूम कर लिया कि जो मेरे सुपीरियर है उसका सेंस यही है, तो उसने गुड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बजाय अपनी गुड्स को सेफ्टली गोडाउन में रखना स्टार्ट कर दिया। जबकि जो सुपीरियर था उसका कहने का सेंस ये था कि गुड्स की क्वालिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए। दैट मीन्स कि यहाँ पे अजम्पशन को हमने अपने आप ही, जो उसका जो स्टेटमेंट था हमने उसको अपने आप ही एज्यूम कर लिया, क्लैरिफाई नहीं किया। इसकी वजह से बैरियर हमारा क्रिएट होता है। टेक्निकल जार्गोन। टेक्निकल जार्गोन बेटा क्या होता है, जितने भी हमारी हाई लेवल अथॉरिटी है, जो हमारे मेन सुपीरियर है, वो क्या करते हैं, आपस में टेक्निकल वर्ड्स को यूज़ करते हैं। और टेक्निकल वर्ड्स को बेटा जब वो यूज़ करते हैं तो टेक्निकल वर्ड्स ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में लोअर लेवल को भी हमारे वो सारे के सारे टेक्निकल वर्ड्स जो है वो पता हो। जैसे फॉर एग्जांपल अब कॉमर्स के हैं तो उनको पता है EBIT क्या है, वो कह रहे हैं कि इस बार हमारा EBIT जो है वो 5 लाख है। अब वो मीटिंग में ये डिस्कस कर रहे हैं EBIT 5 लाख है, बट वो जो लोअर एम्प्लॉई है जो टेक्निकल वर्ड से अवेयर ही नहीं है उसको क्या पता EBIT क्या है। ये कॉमर्स के जो फील्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग जानते हैं कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दैट इज़ EBIT, बट हर लेवल के एम्प्लॉई को ये चीज़ नहीं पता है। तो ये होता है टेक्निकल वर्ड्स। जैसे अब हमारे जो सुपीरियर है, जो टॉप लेवल है, उन्होंने मीटिंग अरेंज की कि मीटिंग वाइट कॉलर्स की मीटिंग है। उन्होंने टेक्निकल वर्ड्स, क्योंकि वाइट कॉलर्स मैनेजरियल पोस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ कि एम्प्लॉयज़ को ये लगा कि वाइट कॉलर्स शर्ट पहन के आना है, वो मीटिंग है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, टेक्निकल वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। जैसे क्या होता है, आप लॉयर के पास गए, कुछ आपने डिस्कस किया, वो कहेगा अच्छा अगर आपने ऐसा नहीं किया तो
ये वाला एक्ट लग जाएगा, ये एक्ट लग जाएगा। अब आपको क्या पता कि इस एक्ट में क्या है, या तो पढ़िए उसको डिटेल में। तो बेटा ये जो टेक्निकल वर्ड्स है इसकी वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। बैरियर का सबसे मेन रीज़न ये भी है। बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग। बेटा बॉडी लैंग्वेज जो होते हैं, हमारे जो गेस्चर्स होते हैं, ये बहुत कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम अगर आँख दिखाएं तो दैट मीन्स गुस्सा है, इस तरह से दिखाएं तो ऑल द बेस्ट है, ये इंसल्ट का सिंबल है। दैट मीन्स जो हमारे बॉडी लैंग्वेज है वो भी बहुत सारी स्माइल कर रहे हैं, दैट मीन्स कि मूड अच्छा है। तो बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारे गेस्चर्स हैं, तो ये दोनों चीज़ें कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं मैच करती हैं, तो इसकी वजह से भी कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सुपीरियर है, सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन में जोक सुना रहा है, बट उसके फेस से एंगर शो हो रहा है कि वो उसके अपने चेहरे से एंगर दिख रहा है, बट एक्चुअल में वो जोक सुना रहा है। तो जो एम्प्लॉय है वो मतलब कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। फेस से एंगर शो कर रहा है और सुना रहा है जोक, कि कहने का सेंस क्या है, सुपीरियर किस मूड में है और वो एक्चुअल में क्या कहना चाहता है। तो इस चीज़ में कभी कभी प्रॉब्लम होती है। दीज ऑल आर द सिमेंटिक बैरियर, एंड सिमेंटिक बैरियर इज रिलेटेड टू एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, that is called semantic barrier. Next is physiological barrier. Physiological barrier which are concerned with the presence of mind of both the sender and receiver. Physiological barrier is related to presence of mind, state of mind, both the parties, that is sender और receiver. बेटा होता क्या है physiological barrier में, कि जो sender और जो receiver है क्या दोनों का presence of mind है। For example superior अपने प्लान्स के बारे में अपने सबॉर्डिनेट से डिस्कस कर रहा है, बट सबॉर्डिनेट अपने मैसेजिंग में बिजी है, किसी और से चैट करने में बिजी है, तो क्या वो सुपीरियर की बात को सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे। दीज ऑल आर रिलेटेड टू फिजियोलॉजिकल बैरियर। दैट मीन्स की प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑफ बोथ द पार्टी, दैट इज सेंडर एज वेल एज रिसीवर। सो दीज आर द फिजियोलॉजिकल बैरियर। फर्स्ट इज प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन बेटा मीनिंग इसका नेम से ही क्लियर हो रहा है कि प्री मैच्योर, किसी बात को कहने से पहले ही एक्सपेक्टेशन लगा लेना कि हाँ सामने वाला हमें ये कहने जा रहा है। फॉर एग्जांपल अब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, आपसे कुछ मिस्टेक हो गई, तो अब आपको पता है कि मेरा बॉस डेफिनेटली मुझे यही सुनाएगा कि आप केयरलेस हो, सही से काम नहीं करते हो। ये मतलब हमारे माइंड एक सेट हो जाता है पहले से ही कि अब हमारा बॉस पक्का हमको हड़काने वाला है, ये स्टेटमेंट्स उसकी रहेंगी। हम पहले से ये एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड प्री मैच्योर। जैसे फॉर एग्जांपल आपने होमवर्क नहीं किया, अब नेक्स्ट डे क्लास में जाओगे तो आपको पता है कि आप पहले से कहते हो अपने फ्रेंड से, टीचर अब देखना पक्का मुझे यही कहेगा, नालायक वर्क नहीं करते हो, ऑन टाइम वर्क नहीं करते हो। मतलब हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन पहले से होती है, दैट इज़ कॉल्ड प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल एक इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे सबॉर्डिनेट है, अब सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर के ऑफिस में गया, सर मुझे 3 दिन का लीव चाहिए। तो सुपीरियर कहता है नहीं अभी तो लीव नहीं मिल पाएगा, अभी हमें टारगेट कंप्लीट करना है, आप नेक्स्ट मंथ में लीव ले लेना। तो फिर सबॉर्डिनेट कहता है सर इट्स वेरी अर्जेंट। तो सुपीरियर कहता है नहीं आप नेक्स्ट मंथ में ले लेना। फिर 20 मिनट बाद फिर सबॉर्डिनेट आता है सुपीरियर के ऑफिस में, कहता है सर प्लीज़। तब तक जो सुपीरियर है वो एकदम भड़क जाता है, क्यों, वाई आर यू वेस्टिंग माई टाइम, इस तरह से कि क्यों आप मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो। तो फिर सबॉर्डिनेट कहता है सर प्लीज़ लिसन मी, मुझे नेक्स्ट मंथ में ही 4 डेज़ का लीव चाहिए। तब तक सुपीरियर एकदम चुप। ये होता है बेटा प्री मैच्योर। अभी सबॉर्डिनेट ने कहा नहीं, लेकिन सुपीरियर जो है वो पहले से ही कि ये फिर पक्का डेफिनेटली मेरे पास दोबारा से रिक्वेस्ट करने के लिए आया है। तो ये होता है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। दैट मीन्स कि यहाँ पे दोनों की बात को, मतलब वो दूसरे की बात को बिना सुने ही पहले से ही उसको इवैल्यूएट कर रहा है कि डेफिनेटली दोबारा से मेरे पास लीव लेने के लिए आया है। दैट इज़ प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। जब हम पहले से ही बातों को सोचना शुरू कर देते हैं कि अनदर पर्सन हमें यही बात कहेगा, तो दैट इज़ प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ अटेंशन। लैक ऑफ अटेंशन मीन्स कि हम अटेंटिव नहीं है, जो हमें दूसरा पर्सन कुछ बात कह रहा है हम उसको बिल्कुल नहीं सुन रहे। फॉर एग्जांपल हम अपने सुपीरियर के ऑफिस में, अपने बॉस के ऑफिस में गए और बॉस अपना फ़ोन पे बिजी है या किसी और काम को कर रहा है और सबॉर्डिनेट अपनी प्रॉब्लम्स को सुनाया जा रहा है। उसके बाद फाइनली जब सबॉर्डिनेट ने बात पूरी कर दी तो सुपीरियर ने उसकी कुछ बात सुनी और बाकी के लिए वो कह रहा है आपने क्या कहा, रिपीट करिए।
तो दैट इज़ लैक ऑफ अटेंशन कि हम अटेंटिवली अनदर पर्सन की बात नहीं सुन रहे हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू फिजियोलॉजिकल बैरियर, दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि हमारा जो माइंड है हम वहाँ पर हैं, फिजिकली है, बट मेंटली हम कंसंट्रेट अपने सबॉर्डिनेट की बात पे हम मेंटली कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड लैक ऑफ अटेंशन. This is one of the barrier that is mostly happen in all the organization. Sometime superior organize a meeting and subordinate is busy contacting and using WhatsApp with another person. That is also the lack of attention कि superior क्या कह रहा है, subordinate नहीं सुन रहे हैं, बस messaging में busy हैं. तो ये सब क्या है हमारा physiological barrier. That means कि physically हम हैं but mentally वहाँ पर नहीं है. Status. अब बेटा स्टेटस की अगर हम बात करें तो सुपीरियर को एक अपने स्टेटस की भी एक बहुत वो रहती है, तो उसका जो स्टेटस है दैट मीन्स कि आई एम द सुपीरियर, तो इसकी वजह से वो क्या करता है अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके जो सजेशंस हैं उनकी बातों को गौर ही नहीं करते, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे सबॉर्डिनेट को कुछ नहीं आता और दैट मीन्स आई एम द सुपीरियर. तो ये एक उसकी अपनी स्टेटस की भी बात होती है, तो वो अपने सबॉर्डिनेट्स की बातों को सुनता नहीं है, उनको इग्नोर करता है, उनके जो इनिशिएटिव आइडियाज़ हैं उनको भी नहीं लेता, क्योंकि उसका एक स्टेटस है भाई आई एम द हाई लेवल हाई रैंक एम्प्लॉय, तो वो कैसे वो सुन सकता है अपने जो लोअर लेवल की बात है. तो दैट इज़ स्टेटस. डिस्ट्रस्ट. अब डिस्ट्रस्ट बेटा ये भी फिजियोलॉजिकल बैरियर से रिलेटेड है. डिस्ट्रस्ट का मतलब क्या हुआ कि जो सुपीरियर है वो अपने सबॉर्डिनेट पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करता है, क्योंकि उससे वो अपने सबॉर्डिनेट से जितनी भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, वो अपने सबॉर्डिनेट से डिस्कस नहीं करता है. क्यों डिस्कस नहीं करता है? उसको ये डर रहता है कि कहीं उसका सबॉर्डिनेट जो उनके कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, जो उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सीक्रेट्स हैं, उसको लीक आउट ना कर दे. दैट इज़ डिस्ट्रस्ट. दैट मीन्स कि सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट पे ट्रस्ट नहीं करता है. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. Organizational barriers are related to organization structure, authority relationship, rules and regulations. Sometimes these are the main reasons of organizational barrier. First is organizational policy. देखो बेटा policies are the general guidelines. पॉलिसीज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है, जनरल गाइडलाइंस है, बट कभी कभी ये पॉलिसीज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ी बैरियर का कारण बन जाती है, बहुत बड़ा बैरियर हो जाता है. कैसे बेटा? जैसे ऑर्गेनाइजेशन में ये पॉलिसी है कि अगर हमें कोई भी मैसेज कन्वे करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो हमेशा वो रिटन फॉर्म में ही करना है. कभी कभी बेटा छोटी छोटी चीज़ों को भी रिटन फॉर्म में करना बड़ा हेक्टिक लगता है और बड़ा टाइम टेकिंग होता है, और इसकी वजह से कभी कभी जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमारे हाथ से मिस हो जाती हैं, और कभी कभी इतना लंबा प्रोसीजर है, इसकी वजह से हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है वही ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बड़ा बैरियर का कारण बन जाती है. तो दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी. सेकंड इज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस. ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है रूल्स और रेगुलेशंस हमारे होने चाहिए. तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बेटा कभी कभी क्या होते हैं, वो बैरियर का ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा बैरियर बन जाते हैं. कैसे बेटा बैरियर बन जाते हैं? अब ऑर्गेनाइजेशन में रूल है कि आपको जो फॉर एग्जांपल आपको आपके बॉस से अगर कंसल्ट करना है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, लेकिन ये रूल है कि आप उनसे 2 बजे से पहले नहीं मिल सकते हो. तो अब यहाँ पर ये इतना स्ट्रिक्ट रूल है कि आप मिल ही नहीं सकते हो, ये हमारी और तो इसकी वजह से कभी कभी हमारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़, इंपॉर्टेंट डिस्कशंस मिस हो जाते हैं. तो ये सब चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ही देखिए बेटा पॉलिसी है, रूल्स है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉलिसी का होना भी ज़रूरी है, रूल्स रेगुलेशंस का, डिसिप्लिन्स का होना भी ज़रूरी है, बट कभी कभी कुछ चीज़ें जब एक्सेस हो जाती है तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो जाती है, बैरियर बन जाती हैं. लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन. लॉस बाय ट्रांसमिशन. ट्रांसमिशन बेटा फॉर एग्जांपल अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि एक हायरार्की बनी हुई है, 6 लेवल की हायरार्की है. अब कोई भी मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है तो वो 6 लेवल से होके आ रहा है, और आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी बात अगर आपको किसी 4th पर्सन को पहुंचानी है, आपने किसी और को कहा, फिर वो बात नेक्स्ट पर्सन के पास जाएगी, तो वो नेक्स्ट पर्सन कुछ ना कुछ डेफिनेटली कट करके नेक्स्ट को कहेगा, फिर नेक्स्ट वाला जब नेक्स्ट को कहेगा तो वो या तो कुछ ऐड कर देगा या तो कुछ उसमें से रिमूव कर देगा. तो इस तरह से जो बात एक्चुअल पर्सन तक जाएगी तो वो आधे से ज़्यादा लॉस्ट हो जाएगी. तो ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है. फॉर एग्जांपल एक
6 लेवल हायरार्की है और ये जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 टॉप लेवल, इस तरह से लेवल बाय लेवल है। अब बात यहाँ से यहाँ पर जानी है तो कैसे जाएगी, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल से कहेगा, फिर सेकंड लेवल थर्ड लेवल तक बात को लेके जाएगा, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर फाइनली 6 लेवल के एम्प्लॉयज़ के पास वो मैसेज जाएगा। दैट मीन्स कि जब यहाँ से मैसेज 6 लेवल के एम्प्लॉय तक जाएगा तो डेफिनेटली वो लॉस्ट हो जाएगा, उसमें से सिर्फ उसका 10-20% पोर्शन रहेगा, बाकी क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का इतना लेंथी स्ट्रक्चर है, पुअर रिटेंशन। अब हर किसी के पास इतनी मेमोरी नहीं होती है कि वो पूरे मैसेज को रिटेंट करके अपने पास सेव करके रखे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी, जैसे हमने आज रूल्स रेगुलेशंस बताए, 1 मंथ बाद क्या हो गए, वो लॉस्ट हो गए, क्योंकि हर किसी की जो रिटेंटिव पावर है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो दैट इज़ ऑल्सो द मेन पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। नेक्स्ट वन इज़ कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स होता है, इतना लेंदी होता है कि हमें जो अगर कोई मैसेज कन्वे करना है, या तो वो डिले हो जाएगा, या ऑन टाइम नहीं होगा, या तो हमारे हाथ से अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। टॉप लेवल, मिडल लेवल, टॉप लेवल के अंदर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है, मिडल लेवल के अंदर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है, लोअर लेवल के अंदर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है। तो क्या होगा, इतना लेंदी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है कि हमारा मैसेज वहाँ तक जाने में इतना टाइम टेकिंग होगा कि आधी चीज़ें तो हमारी वहीं पर मिस हो जाएंगी। दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। फिफ्थ पॉइंट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़। बेटा ऑर्गेनाइजेशन में कुछ फैसिलिटीज़ जैसे फॉर एग्जांपल स्टेशनरी है, टेलीफोन है, ट्रांसलेटर है, अगर ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है तब तो हमारा मैसेज ऑन टाइम हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट अगर ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, ना टेलीफोन है, ना स्टेशनरी है, ना ट्रांसलेटर है, तो हमारे मैसेज ऑन टाइम कम्युनिकेट नहीं हो पाएंगे। और जब मैसेज ऑन टाइम कम्युनिकेट नहीं होंगे तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा बैरियर हो जाएगा। दीज ऑल पॉइंट्स आर रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। Next is last barrier is personal barrier. Organizational barriers are important in themselves, but there are some barriers which are directly connected with sender and receiver. Personal barrier is related with the superior and subordinate. So we are going to discuss the some points, barrier related to superior and barrier related to subordinate. Firstly barrier related to superior. अब ऑर्गेनाइजेशन में बेटा सुपीरियर है, कभी कभी सुपीरियर के साइड से भी कुछ जो बैरियर्स है वो सुपीरियर से भी रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फियर ऑफ चैलेंजिंग अथॉरिटी। अब फियर ऑफ चैलेंजिंग अथॉरिटी, अब जो सुपीरियर है, सुपीरियर को लगता है कि आई एम द सुपीरियर, वो क्या करता है बेटा, सुपीरियर कभी कभी अपनी अथॉरिटी को, अपनी रेपुटेशन को मेंटेन रखने के लिए अपनी कुछ बातों को नहीं कहता है, या उसके जो वीक पॉइंट्स है वो उसको कंसील करता है, वो उसको हाइड करके रखता है। क्यों हाइड करके रखता है, उसको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मेरे मुंह से ऐसा निकल जाए, कुछ मैंने ऐसा कह दिया कि मेरी जो एक रेपुटेशन है वो डाउन ना होनी शुरू हो जाए, जो मेरी एक पोजीशन है वो डाउन ना होनी शुरू हो जाए। तो ये होता है कि उसको अपनी जो मतलब अथॉरिटी है, अपनी जो सुपीरियरिटी है, उसको खोने के डर से वो कुछ अपनी बातों को कहता ही नहीं है, अपने सबॉर्डिनेट से कोई आइडियाज़ नहीं लेगा, अपने सबॉर्डिनेट को कहीं इन्वॉल्व नहीं करता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि मेरी जो प्रायोरिटी है, जो मेरी पोजीशन है वो बनी रहे। तो दैट मीन्स कि उसको ये अपनी अथॉरिटी, जो अपनी जो मेन उसकी जो चेयर है जिसे कहते हैं, वो उसको अपने बचाने के चक्कर में लगा रहता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन सबॉर्डिनेट्स। ऑब्वियसली अब सुपीरियर अपने आप को बचाना चाह रहा है, अपने आप को ही सुपीरियर दिखाना चाह रहा है, तो वो अपने सबॉर्डिनेट पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं रखता है। उसको ये लगता है कि उसके सबॉर्डिनेट एबल नहीं है, अपने सबॉर्डिनेट से कोई आइडियाज़, कोई सजेशंस नहीं लेता है, उनका कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। उसको ये लगता है कि अगर मेरे सबॉर्डिनेट ने आइडियाज़ और सजेशंस दे दिए और अगर मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया टॉप लेवल के सामने, तो उसकी पोस्ट कहाँ जाएगी। उसको अपने आप को सेफ के चक्कर में लगा रहता है और वो अपने सबॉर्डिनेट पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं रखता। उसको लगता है कि उसके सबॉर्डिनेट इनिशिएटिव नहीं दे सकते, उनसे किसी तरह का कोई आइडिया, कोई सजेशन वो नहीं लेता है। तो that points are related to superior and next is related to subordinate. Unwillingness to communicate. अब यहाँ पे superior को डर, यहाँ पे subordinate को डर रहता है कि कहीं कुछ सबॉर्डिनेट जो है वो कम्युनिकेट नहीं करता है, कुछ चीज़ों को वो डिस्कस ही नहीं करता है सुपीरियर के सामने। रीज़न ये है क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर कहीं कुछ गलत हो गया तो मेरी जो जॉब है वो ना चली जाए।
सबऑर्डिनेट कुछ बातों को कहना ही नहीं चाहता है, अपने वीक पॉइंट्स को छुपाने के चक्कर में लगा रहता है, लेकिन जब कभी कभी सारी चीज़ों की डिमांड की जाती है तो उसमें से क्या करता है, आधी चीज़ों को वो कट करके तब वो रिप्रेजेंट करता है आधी चीज़, लेकिन जब उससे क्लैरिटी मांगी जाती है तो उस टाइम पे वो वहाँ पे उसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाता, क्योंकि आधी चीज़ें उसने हटा दी है, रिमूव कर दी, मतलब कि वो विलिंगली कम्युनिकेट नहीं करते, क्योंकि उनको डर रहता है अपनी पोस्ट का, अपनी जॉब का, ये सारी चीज़ें होती हैं। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स, अब कभी कभी क्या होता है बेटा कि सबऑर्डिनेट अपना जो इनिशिएटिव है वो नहीं देते, अपने आइडियाज सजेशंस नहीं देते, अपने आप को हर जगह इन्वॉल्व नहीं करते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि उनको प्रॉपर इंसेंटिव नहीं मिलता। इंसेंटिव मीन्स कि जब वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड वगैरह ये सब चीज़ें चाहिए। अगर उनको रिवॉर्ड्स वगैरह नहीं मिलते हैं, बोनस रिवॉर्ड नहीं मिलते हैं, तो वो अपने आइडियाज़ और सजेशंस को नहीं देते हैं, वो कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो दैट इज़ द बैरियर रिलेटेड टू सबऑर्डिनेट्स। ऑल दीज आर द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज सिमेंटिक बैरियर, that is related to encoding and decoding. Second is physiological barrier, that is related to presence of mind, state of mind, both the parties, that is sender as well as receiver. Third one is organizational barrier, that barrier related to organization structure, authority and relationship and rules regulations. And fourth one is the barrier which is directly related, directly connected with the sender and receiver. These all are the points of barriers related effective communication. Barrier is the hurdle, barrier is the noise. Is it clear? Next topic is measure to overcome these barriers. Our topic is measure to overcome the barriers of communications. Following are the way to which we measure to overcome the barriers of communication. First point is communicate according to the need of receiver. Firstly, हमें ये देखना है कि जो कम्युनिकेट हम कर रहे हैं वो जो सेंडर है, सेंडर जो स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन कर रहा है मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए, वो स्ट्रक्चर अपने अकॉर्डिंग नहीं, वो लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग कि एम्प्लॉयज़ का लेवल क्या है, वो किस लेवल तक वो चीज़ों को समझ पा रहा है। दैट मीन्स कि रिसीवर के अकॉर्डिंग, रिसीवर की नीड के अकॉर्डिंग, रिसीवर के लेवल के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि वो पूरी उसमें एकदम पूरा डिटेल में स्ट्रक्चर बना दे और वो जो एम्प्लॉई है उसके लेवल का ना हो, उसको समझ में ही ना आए, तो ऐसे ये मैसेज फिर बैरियर क्रिएट करते हैं। तो इसलिए जो कम्युनिकेट है वो रिसीवर के अकॉर्डिंग, जो स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन कर रहा है वो एम्प्लॉयज़ के लेवल के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करे। सेकेंड वन इज़ क्लैरिफाई आइडिया बिफोर कम्युनिकेट। जो सेंडर है वो बिल्कुल क्लियर वे से, एकदम क्लियरली खुद वो पहले सेटिस्फाइड हो जाए कि वो एकदम क्लियर हो कि क्या वो मैसेज सेंड करना चाहता है, उस मैसेज का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस तरह से वो पहले प्रॉपर क्लियर कर ले अच्छे तरीके से, और वो रिसीवर के अकॉर्डिंग हो, रिसीवर की नीड के अकॉर्डिंग हो, तब वो उस मैसेज को कम्युनिकेट करे। कि पहले वो खुद क्लियर हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें कौन से कंटेंट का यूज़ किया है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद वो मैसेज को कम्युनिकेट करे। थर्ड वन इज़ बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज। फर्स्ट बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज। जो सेंडर है, जब सेंडर मैसेज को कम्युनिकेट कर रहा है तो उसको जो लैंग्वेज है सबसे पहले उसको देखना है कि शुड यूज़ प्रॉपर लैंग्वेज, कि किस तरह की वो लैंग्वेज में वो उससे कम्युनिकेट कर रहा है, वो रिसीवर उसको समझ पा रहा है या नहीं। टोन, टोन मतलब उस मैसेज को कहने का उसका वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द मैसेज, दैट इज़ कॉल्ड टोन। ऐसे ही टोन में ना हो कि दूसरा पर्सन उससे हर्ट हो, उसकी फीलिंग जो है इंजर्ड हो, इस तरह का कोई टोन नहीं होना चाहिए। एक अच्छी टोन में जो मैसेज है बिल्कुल क्लियर और ब्यूटीफुल लैंग्वेज में होना चाहिए। टोन हमारी सही होनी चाहिए, क्योंकि काम करवाने के लिए जो हमारा वे ऑफ जो रिप्रेजेंटिंग है जो वर्ड्स का, वो हमारा सही होना चाहिए। कंटेंट ऑफ मैसेज, जो कंटेंट ऑफ मैसेज है वो बड़ा एक्सप्रेसिव हो, बिल्कुल क्लियर हो, और उसमें टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ ना किया गया हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम टेक्निकल वर्ड्स यूज़ कर देंगे तो एम्प्लॉयज़ के लिए उसको अंडरस्टैंड कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो हमारे जो वर्ड्स है, जो कंटेंट ऑफ मैसेज है, वो बिल्कुल जो है वो सिंपल होना चाहिए, बिल्कुल एक्सप्रेसिव होना चाहिए, टेक्निकल वर्ड्स हमारे नहीं होने चाहिए। कम्युनिकेशन फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। अब हम जो कम्युनिकेट करते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू प्रेजेंट, बट जो हमारा कम्युनिकेशन है बेटा वो हमारा हम फिलहाल अपने प्रेजेंट में करते हैं, जो हमारी जो नीड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो लेकिन कह रहे हैं कि एज वेल एज फ्यूचर का क्या मतलब हुआ
कि जो हमारा कम्युनिकेट हम करें उसमें कंसिस्टेंसी बनी रहे, ताकि जो फ्यूचर में जो गोल है हमारा वो अचीव हो सके। उसको कंसिस्टेंट करने के लिए जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो प्रेजेंट से भी रिलेटेड हो और फ्यूचर से भी रिलेटेड हो। एंश्योर प्रॉपर फीडबैक, फीडबैक बहुत ज़रूरी है। फीडबैक में हम ये देखते हैं कि क्या सेंडर और रिसीवर एक दूसरे की बात को समझ पा रहे हैं नहीं। फीडबैक जो है वो सिग्नल पॉइंट है। अब फेस टू फेस जब कन्वर्सेशन करते हैं तो हमें फेस इंप्रेशन से, उनके मतलब बात करने के तरीके से हम समझ जाते हैं कि ये पर्सन को मैसेज हमारा समझ में आया है नहीं। बट जब हमारा रिटर्न कन्वर्सेशन होता है या किसी और सेंस में, तो फिर हमें वहाँ पे फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है कि जो सेंडर ने मैसेज सेंड किया है क्या रिसीवर उसको उसी सेंस में अंडरस्टैंड कर पाया या नहीं। फीडबैक बहुत नेसेसरी है। लास्ट इज़ बी अ गुड लिसनर। अब बेटा अगर हमें गुड स्पीकर बनना है तो गुड लिसनर भी बनना पड़ेगा। जो गुड लिसनर होगा वही गुड स्पीकर बनेगा। जो लिसनर है बड़े पेशेंस के साथ और बड़े आराम से उसको सारी बातों को सुनना है, ठीक है, उसके बाद उसको कोई डिसीज़न लेना है। ये नहीं कि प्री मैच्योर इवैल्यूएशन हमने बात सुनी नहीं और पहले ही उसको कंक्लूड करना शुरू कर दिया, इस तरह से नहीं। हमें एक गुड लिसनर, जो हमारा जो रिसीवर है या जो हमारा अनदर पार्टी है, उसकी चीज़ों को, उसके बात को बड़े पेशेंस के साथ सुनना है और फिर उसके बाद कोई डिसीज़न लेना है। ऐसे नहीं कि सामने वाले की बात को सुना नहीं और एकदम से शुरू हो गए, इस तरह से नहीं। तो बेटा ये हमारे सब पॉइंट्स थे कि जिससे हम अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। एक बेस्ट कम्युनिकेटर एक वही है जो एक गुड लिसनर है, और दूसरी चीज़ अपनी बात को जो वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग है, जो टोन है वो हमारा अच्छा होना चाहिए। मैसेज एकदम क्लियर सिंपल लैंग्वेज में हो, बहुत ज़्यादा हमारे टेक्निकल वर्ड्स ना हो बेटा, क्योंकि टेक्निकल वर्ड्स जो जिस फील्ड का है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स है तो उनके अपने टेक्निकल वर्ड्स है, कॉमर्स के अपने हैं, लॉयर के अपने अलग हैं। तो दैट मीन्स हम इस तरह के नॉर्मल वर्ड यूज़ करें जो कि सबके लिए अंडरस्टैंडेबल हो। तो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेट करने के लिए जो बैरियर्स है, जो प्रॉब्लम्स है, हमें उसको अवॉइड करना है, तभी हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। और एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम अपनी सारी चीज़ों को, सारे मैसेजेस, सारे आइडियाज़, सारी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन का ऑर्गेनाइजेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है। और बेटा जो बैरियर्स अभी हमने पढ़े हैं 4 टाइप्स के, 101% उसमें से एक केस स्टडी ज़रूर आती है, तो इसलिए आप बैरियर्स को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। होप सो ये सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।